Hello dear students, welcome back. Today's topic is Dimensional Analysis Part 2. जैसे कि हमने पार्ट फर्स्ट में क्या क्या स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में हमारे पार्ट फर्स्ट में हमने स्टडी किया था कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, 7 टाइप की जो डायमेंशंस हैं वो क्या हैं, किस बेसिस पे हैं, तो ये सारा कुछ हमने क्या किया था फर्स्ट पार्ट में स्टडी किया था. सेकेंड पार्ट के लिए द की पॉइंट्स आर एज द फर्स्ट वन इज एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. ठीक है, तो जो हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस है उस केस में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. इसमें क्या है, आपके पास अलग अलग 3 टाइप्स की एप्लीकेशंस हैं जो आपको पढ़नी है, लेकिन आज के लेक्चर के लिए मैंने केवल क्या कन्फाइन किया हुआ है, फर्स्ट जो आपके पास एप्लीकेशन है और उसके साथ प्लस एक प्रिंसिपल है. ठीक है, तो ये चीजें क्या करनी है आपको आज के लेक्चर में पढ़ना है, तो ध्यान से पढ़िएगा. ठीक है, फर्स्ट अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो फर्स्ट एप्लीकेशन है कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है हमारे पास, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी आपके पास फिजिकल रिलेशन, ठीक है, कोई भी आपके पास फॉर्मूला गिवन होगा तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उसकी करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, दैट द गिवन फॉर्मूला इज वेदर इट इज करेक्ट और नॉट बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. सो हियर this is first, there are some rules to check the correctness of a given formula, right? तो फर्स्ट क्या है आपके पास, इसके लिए क्या होता है आपके पास, देखो स्टेप्स बनाएंगे हम. हमने क्या कहा कि सपोज फॉर एग्जांपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं. एक एग्जांपल है हमारे पास कि कोई भी फॉर्मूला आपके पास दिया होगा f इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर. सपोज क्वेश्चन है ये आपके पास. ठीक है, दिस इज एग्जांपल नंबर 1 एंड यू हैव टू चेक द गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. आपको क्या करना है, डायमेंशनल एनालिसिस के आधार पर आपको इस फॉर्मूले को चेक करना है कि ये सही है या नहीं है. तो इसके लिए हमारे पास स्टेप्स हैं. स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं हमने क्या करना है, दोनों साइड देखो, जो डायमेंशनल जो मेथड कहता है उस हिसाब से कैसे चेक करेंगे. नॉर्मली सुन लीजिए आप, जो भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में टर्म होगी उसका आपको क्या करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है. जो भी आपके पास राइट हैंड साइड में टर्म होगी उसको आपको क्या करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है. ठीक है, उसके बाद आपने चेक करना है क्या लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशनल इक्वेशन है या डायमेंशनल फॉर्मूला है क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है. इफ यस, अगर हाँ, तो दोनों केसेस में ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर की जो डायमेंशनल इक्वेशन है वो इस डायमेंशनल इक्वेशन के इक्वल आ रहा है. तो क्या कह सकते हैं हम कि जो ये फॉर्मूला है डायमेंशनली करेक्ट है. ध्यान रखिएगा क्या कह रहा हूँ, डायमेंशनली करेक्ट. इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ये फिजिकली करेक्ट होगा, बट डायमेंशन के अकॉर्डिंग वो क्या हो सकता है, करेक्ट हो सकता है. देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या करना है हमें, राइट डायमेंशनल इक्वेशन फॉर द लेफ्ट हैंड साइड टर्म. ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है उसके लिए हमने क्या कह दिया, डायमेंशनल इक्वेशन लिख दी. तो F क्या है आपके पास, फोर्स के लिए जो डायमेंशनल इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी आपके पास, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रिकॉइल करिए. F क्या था आपके पास, ma मास इनटू एक्सेलरेशन. एंड क्लास लेक्चर में हमने पढ़ा था मास के लिए जो हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशन होगी दैट इज व्हाट m, और एक्सेलरेशन के लिए जो डायमेंशनल इक्वेशन होगी दैट इज lt minus 2. So the dimensional equation for force will be mlt minus 2. ये क्या आ गया आपके पास, डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसके लिए, फोर्स के लिए. समझ रहे हैं आप लोग.
देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट स्टेप ये था आपके पास, सेकंड में क्या कर दिया आपने, वही राइट हैंड साइड टर्म के लिए क्या कर दिया, डायमेंशनल इक्वेशन लिख दी। तो राइट हैंड साइड टर्म में क्या है आपके पास, मास इंटू एक्सेलरेशन स्क्वायर, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन स्क्वायर। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, m तो आपके पास किसके लिए आ गया फॉर्मूला, मास के लिए। एक्सेलरेशन क्या होता है आपके पास, lt माइनस टू, सो दिस इज व्हाट lt माइनस टू, और lt माइनस टू का स्क्वायर, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, m l स्क्वायर या फिर ml2 t माइनस 4, ठीक है। अब आपको लास्ट क्या लिखना है, हियर थर्ड स्टेप में आएगा आपके पास, आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड टर्म का जो डायमेंशनल इक्वेशन था, दैट इज व्हाट mlt minus 2, this is equation number first, and for the right hand side term this is what ml2 t minus 4, this is equation number second. So finally the left hand side term or the dimensional equation for the left hand side term is not equal to the dimensional equation for the right hand side term. मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला था, दिस वन, ये किसके इक्वल नहीं आ रहा है, इसके इक्वल नहीं आ रहा है। तो इस केस में आप क्या कह सकते हैं कि ये डायमेंशनली क्या है आपके पास, इनकरेक्ट है। लेफ्ट हैंड साइड टर्म डायमेंशनल इक्वेशन इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड टर्म डायमेंशनल इक्वेशन, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए क्या कह सकते हैं आप इसे, hence given relation is dimensionally इनकरेक्ट, ठीक है। तो क्या मेन मोटिव क्या था आपके पास, आपको लेफ्ट हैंड साइड का जो आपके पास डायमेंशनल इक्वेशन है वो अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आता तो दैट इज व्हाट द गिवन फॉर्मूला इज, गिवन रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे नोट कर देते हैं। तो दूसरे एग्जांपल में क्या है आपके पास, सपोज क्वेश्चन है E is equal to mv square, E is equal to mv square. Here E is the energy, m is the mass of the body and v is the velocity of the body, and you have to check whether it is correct or not by the help of dimensional analysis, right? So dimensional equation for E is equal to, एनर्जी के लिए क्या बताया था, याद करनी पड़ेगी आपको, ये लर्न करनी पड़ेगी। तो डायमेंशनल इक्वेशन एनर्जी के लिए क्या हो जाएगा, ml2 t minus 2, right? And dimension for mv square, that must be equal to m again v square, that means lt minus 1 whole square, ठीक है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, दिस इज व्हाट ml2 t minus 2। तो आपको दिख रहा है कि जो आपके पास E की डायमेंशन है दैट इज इक्वल टू द, और दैट इज सेम एज द डायमेंशन ऑफ द टर्म mv स्क्वायर, सो द गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन के लिए चेक कर सकते हो कि क्या ये गिवन रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन से हम बता सकते हैं कि मैंने ये डायमेंशनली और फिजिकली दो वर्ड क्यों लिए आपके पास। डायमेंशनली मतलब आपने डायमेंशन मेथड अप्लाई करा, उसके बाद आपने देखा कि क्या ये पॉसिबिलिटी आ रही है, ये आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब वो क्या है, आपके पास गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। बस बट जब हम फिजिकली करेक्ट की बात करते हैं तो आपको पता है ये E इज इक्वल टू mv स्क्वायर आपने नहीं पढ़ा होगा। E इज इक्वल टू mv स्क्वायर नहीं, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें
तो E इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो इतना बड़ा फैक्टर है ये आपके पास, ठीक है, इतना बड़ा फैक्टर है तो आप क्या कह सकते हो, देखो कहीं पे मैंने कह दिया कि mv² का जो प्रोडक्ट है, जो इसका मैग्नीट्यूड है, दैट इज व्हाट 100। बट इफ हम इस वाले फॉर्मूले को देखेंगे तो ये जो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी, जस्ट हाफ। तो इसका मतलब कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन फिजिकली करेक्ट फॉर्मूला ये है। फिजिकली करेक्ट मतलब जो भी स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास, जिस बेसिस पे हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए ये सही है। हाँ, डायमेंशनली तो आप केवल एक कंसेप्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हो, तो डायमेंशनली जो डायमेंशनल एनालिसिस है आपके पास, उसकी लिमिटेशंस भी आपको एकदम से देखने शुरू हो गई कि हाँ इस फॉर्मूले में ये कमी है। क्यों? क्योंकि ये इसके बारे में नहीं बता पा रहा है, इस कांस्टेंट के बारे में नहीं बता पा रहा है। इट डज नॉट टेल्स अबाउट द कांस्टेंट जो हमने इंट्रोड्यूस किया है, ये जो कांस्टेंट किसी फॉर्मूले में है उसके बारे में ये कुछ नहीं कह रहा है। अगर यहाँ 100 मल्टीप्लाई बाई mv² होता, अगर यहाँ पे 500 होता, अगर यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, 1/100 होता, तो उस केस में इस फ्रैक्शन पे तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा ना। तो इस बेसिस पे आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पे जो हमारे पास जरूरी नहीं है कि डायमेंशनली करेक्ट आ रहा है तो वो ग्लोबली करेक्ट होगा, ऑन जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है उसके अकॉर्डिंग करेक्ट होगा। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट होता है हमेशा, फिजिकली जो आपके पास रिलेशन स्टेबलाइज किया हुआ है, दैट इज, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में अगर लॉजिक डालना हो, ठीक है, किसी क्वेश्चन को लॉजिकली अगर सॉल्व करना हो तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके पास। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर सपोज आपके पास कोई गिवन रिलेशन कुछ इस तरीके से है कि y इज इक्वल टू ax² प्लस bt, सपोज कुछ भी, y को मैंने क्या कह दिया, y आपके पास क्या हो गया, सपोज वेलोसिटी, सपोज मैं कह रहा हूं, ठीक है, वेलोसिटी, और x आपके पास क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, और t आपके पास क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है, t आपके पास क्या हो गया, कांस्टेंट। तो इस केस में क्या हो जाता है, आप देखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है कि अगर ये आपके पास कोई करेक्ट रिलेशन दिया हुआ है, कोई करेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, तो उस केस में जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की होगी, मतलब जो ये y है हमारे पास, जो डायमेंशन इस y की होगी वही डायमेंशन क्या होनी चाहिए, इसकी भी होनी चाहिए, सेम डायमेंशन। इसकी मतलब ax² कंप्लीट टर्म जो है, तो इसकी डायमेंशन भी किसके इक्वल होनी चाहिए, इसकी डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए। और जो ये है हमारे पास, इसकी डायमेंशन भी क्या होनी चाहिए आपके पास, अगेन सेम डायमेंशन। तो ये क्या कहता है कि जो राइट हैंड साइड की जो टर्म है इक्वल टू के बाद ये होमोजेनियस है एक तरीके से, यहाँ पे प्लस आए आपके पास, माइनस आए, फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट टर्म उसे ही, अब देखो, अब इस चीज को समझाने के लिए मैंने क्या कह दिया, अब मैं इस कंप्लीट टर्म की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये कंप्लीट टर्म क्या है हमारे पास, वो इसे ही एक्सप्रेस कर रही है। मतलब जो बेसिक फॉर्म, ये जो फंडामेंटल हमारे पास बेसिक्स ml और t की बात कर रहे हैं हम, तो जो इसमें इन्वॉल्व है, जितनी भी पावर्स इसमें है, वही चीज क्या है आपके पास, ये है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपके पास, मैंने कहा कि ये एग्जांपल है आपके पास कि y को अगर वेलोसिटी कह दिया मैंने, ठीक है, x को अगर डिस्प्लेसमेंट कह दिया, t को मैंने टाइम कह दिया, ठीक है, अगर t को मैं क्या कहता हूं, टाइम, तो t को टाइम कहता हूं, तो a और b, a एंड b आर कांस्टेंट्स हियर, ठीक है, ये दोनों क्या है आपके पास, कांस्टेंट। आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड
द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पास। दूसरा, डायमेंशन ऑफ ए बाई बी। तीसरा, डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी। तो मतलब पॉसिबिलिटी ऐसी है कि अगर आपको ए और बी की डायमेंशन निकालना आ गया है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, इन फैक्टर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट इसलिए है ये। तो देखिए, अब हम y की बात करते हैं, वेलोसिटी। तो हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जो होमोजेनिटी का प्रिंसिपल है वो क्या कहेगा, डायमेंशन ऑफ द टर्म y, डायमेंशन ऑफ द टर्म y ऑलवेज सेम इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द टर्म ax स्क्वायर। या फिर दूसरे वाले की बात करते हैं, डायमेंशन ऑफ y, अगेन dimension of y is same as the dimension of the term pt। तो यहां से आपको पता है डायमेंशन y वेलोसिटी है आपके पास, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी आपके पास, lt माइनस 1, राइट। डायमेंशन ऑफ a, this is you have to calculate, and dimension of x square, here x is the displacement, then what will be the x for x square, l square। so dimension of a is clearly lt minus 1 over l2, and this becomes l minus 1 t minus 1। सिमिलरली आप इधर भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है आपके पास, dimension of y is equal to dimension of bt, y is again velocity lt minus 1, and dimension of b, and this is what, time t। so dimension of b is equal to lt minus 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायमेंशंस निकाल सकते हो। दूसरा कहने का मतलब क्या है इनका कहने का मतलब ये है कि ये प्लस में हो। अगर कोई टर्म्स इस तरीके से है, p प्लस a t, x प्लस b v, कोई भी टर्म ये है, तो प्रिंसिपल ऑफ, अगर ये फॉर्मूला आपके पास करेक्ट है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है, कहती है कि अगर p प्रेशर है आपके पास, ठीक है, तो जो डायमेंशन p की होगी वही डायमेंशन इसकी भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर x डिस्प्लेसमेंट है आपके पास, तो जो डायमेंशन x की है वो डायमेंशन किसकी होनी चाहिए, vv की। बल्कि जब हमारे पास यहाँ गिवन है कि t इज टाइम एंड v इज वेलोसिटी, अब जब v भी दिया हुआ है लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, a, तो आप यहाँ पे क्लियरली ना, आप इसके बाद आपके पास कोई भी टर्म दी हुई है x y z, उस समय कोई लेना देना नहीं है, बट यहाँ हमारे पास एक नॉन टर्म है, तो हमेशा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि ये कंप्लीट टर्म वही प्रेजेंट करेगी जो इसमें से एक टर्म प्रेजेंट कर रही है, ठीक है। एक टर्म आपको कौन सी ढूंढनी है, जो आपके पास नॉन है, तो नॉन टर्म को आप इस तरीके से भी ढूंढ सकते हो। तो इस तरीके से आपके पास मल्टीपल क्वेश्चंस हो सकते हैं। इससे आगे भी कॉम्पिटिशन से लेकर आपके पास छोटे छोटे जो भी एग्ज़ाम्स हैं, या फिर आपके होम एग्ज़ाम्स हो गए, या फिर टिपिकल क्वेश्चंस का एक लेक्चर बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और आपको पेजेस दिए हुए हैं, इंस्टा पे है, यही वर्ड्स एंड फिजिक्स इंस्टा पे है, फेसबुक पे है, तो आप कहीं भी क्वेरी कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। बट कीप इन टच।